What else? Ratio decidendi is clear to you, right? Doctrine of अगर पूछा जाए लॉजिकली तो क्या मैं दोनों जगह जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, फाइन, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतना पैसा है, राइट? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने के बाद वैसे भी तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं रहेंगे, फाइन, तो ये फैक्ट है कि तुम वहां पे पेमेंट पे रह सकते हो कोर्ट के सामने. सो एवरी डे मॉर्निंग यू गेट अप एंड गो टू द कोर्ट. सो इफ यू गो टू बोथ दिस कोर्ट्स देन अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ में कोई और काम होगा नहीं, सिर्फ तुम्हें यही जाना होगा एवरी डे. हाउ इलॉजिकल द जुडिशियल सिस्टम इज आल्सो देयर. It feels that person is always free to come to the court. Fine? Estoppel will come to that also. So, क्या हुआ? कोर्ट को लगता है कि ये आदमी हर समय खाली है, केस आओ कोर्ट में आओ. क्या इलॉजिकल चीज है. दैट इज व्हाई इन कैमरा प्रोसीडिंग शुड हैपन, राइट? ऑनलाइन वो होना चाहिए, आर्गुमेंट्स होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, राइट? ऐप बेस्ड होना चाहिए, एआई बेस्ड हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है. रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड कर सकता है इंसान, बिल्कुल. If that doesn't happen, entire judicial process is a mockery. Throughout life, person is fighting the case. उसकी लाइफ में वो एक ही केस इंपॉर्टेंट है, बाकी और चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं. इतना ही लॉजिकल है. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, राइट? ईगो ऑफ लॉ. सो यू कैन गो, यस यू कैन गो, आप बिल्कुल जा सकते हो, राइट? बट लाइक आई सेड कि तुम इतने बेवकूफ तो नहीं होगे, वेले है ना कि कहीं भी चले जाओ तुम, राइट? तो तुम्हारे पास शायद प्रीलिम्स प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, राइट? तो इसलिए तुम यहाँ जाओगे नहीं. तो लेट अस इमेजिन, राइट? तो लीगली क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. Constitutionally हम जा सकते हैं, जा सकते हैं. Let us say it is quite obvious that a person will not directly go here. High courts access, proximity, right? Less complication than Supreme Court, तो काफी चीजें फायदा तो है, right? Supreme Court की कोई रीजनल बेंचेस नहीं है, हाई कोर्ट की होती है. हाई कोर्ट्स अपने बेंचेस भी स्टैब्लिश करता है, फाइन, अपनी फ्रेंचाइजीज भी लगाता है और जगह, जहां उसका मेन सीट है उसके अलावा. Understand that power High Court has, and that has been deliberately done so that the time can be saved for a lot of people. So इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है फॉर एग्जांपल, एंड लाइकवाइज. सो हाई कोर्ट के बेंचेस भी लगते हैं, राइट? मेन स्टॉल कैपिटल में, बाकी जगह ठेले पे काम होता है ना, राइट? हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, हाई कोर्ट ही नहीं बोलता भैया. बोलते कि हमारी और भी ब्रांचेस हैं जो ऑथेंटिक है, फाइन. सो इट विल हैव बेंचेस, राइट? जनरली अ पर्सन अप्रोच द बेंच, राइट? एक बेंच क्या होती है, यू नो? कोर्ट्स में बेंचेस, चैम्बर्स, राइट? जैसे जनरली चैम्बर्स क्या होता है? सिंगल जजेस, राइट? बेंचेस भी सिंगल जजेस होती हैं, 2 जज बेंच भी हो सकती है. तो इन बेंचेस पे जनरली सिंगल जज और 2 जज बेंचेस होते हैं, राइट? अगर आप सिंगल जज पे जाते हो तो आप फिर उसको 2 बेंच पे अपील कर सकते हो, राइट? बट टेक्निकली जब मैंने 2 जज बेंच गिव्स द जजमेंट, वो बेसिकली हाई कोर्ट का जजमेंट माना जाता है. अब ये नहीं कि आप यहां से फिर यहां जाओगे, ये लॉजिकल हो जाएगा. क्यों? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाई कोर्ट, राइट? दिस इज नॉट अ एजेंट ऑफ हाई कोर्ट, इट इज द हाई कोर्ट, यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन, हो सकता है, बट अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है भाई जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, कुछ चाहिए, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट पे आप अपील कर सकते हो कि भाई मुझे अब इससे लार्जर बेंच में चाहिए जजमेंट, राइट? तो जनरली वो बेंचेस क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट लगाता है. व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, राइट? बट हाई कोर्ट्स कैन आल्सो लिसन विद अ बिगर बेंच. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट, राइट? तो हाई कोर्ट क्या करेगा? अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, राइट? कर सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में उसके पास भी पावर है, राइट? लेकिन अब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, 2 जज बेंच को हमने मान लिया हाई कोर्ट का जजमेंट, fine, unless it is a constitutional interpretation. If it is done, now you can appeal against this to the Supreme Court. अगर उसने अपना जजमेंट दे दिया तो जजमेंट हो गया ना हाई कोर्ट का, राइट? तो अब आप इसको बाय वे ऑफ अपील जा सकते हो, इवन फॉर फंडामेंटल राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और यू कैन गो बाय वे ऑफ एसएलपी. जनरली दिस रेमेडी इज नॉट अवेलेबल हियर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पहले अपना जजमेंट देने दो, अदरवाइज पर्पस नहीं होगा ना कोई. तो एसएलपी अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट फ्रॉम 226, और किसी इशू के लिए गए हो तो एसएलपी लेके चले जाओ कोर्ट में, राइट? बट यहां पे पहले जजमेंट आने दो. सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज कि सी इफ यू हैव गिवन द रेमेडी फ्रॉम हियर और यू आर नॉट गिवन द रेमेडी फ्रॉम हियर, इन एनी केस यू कैन कम टू अस, right? But yes, before we proceed and protect your fundamental right, we will try to understand
that whether the remedy given by the High Court was logical or not. If it was logical, if it was based on fact, there is nothing new which could be interpreted. Then probably you have to accept the judgment given by the High Court. लेकिन अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए कि तुम यहां गए पहले, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसको तो तुम्हें सॉल्यूशन देना ही देना, राइट? ये ऑब्वियस है कि यहां की बात तुम यहां नहीं जाओगे, ये इलॉजिकल है। अरे मतलब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं जा सकता हाई कोर्ट में? भाई 377 पहले हाई कोर्ट ने रिव्यू किया था ना, बिल्कुल जा सकता है, फाइन। लेकिन जो उसका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगा सुप्रीम कोर्ट का, राइट? हाई कोर्ट के पास भी कॉन्करेंट पावर है। हाई कोर्ट इज द एक्चुअल कोर्ट, राइट? अंडरस्टैंड? सुप्रीम कोर्ट लॉजिकली इज अ वे ऑफ अपीलेट कोर्ट। जितने भी जजमेंट्स, मेजरली जजमेंट्स होते हैं, वो सब हाई कोर्ट से होते हैं, समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट का जजमेंट एक वैलिड जजमेंट माना जाता है, लोअर कोर्ट का जजमेंट एक टेम्पररी जजमेंट माना जाता है। सो नॉर्मली अगेंस्ट द हाई कोर्ट पीपल विल नॉट गो एंड अपील। नॉर्मली ज्यादातर लोग हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फाइन, राइट? नाउ सो इट इज ऑब्वियस दैट इफ समथिंग unique, something peculiar has not happened, then the court can say कि भाई it's okay, you've taken the remedy there, don't waste the judicial process and time. That is called doctrine of ratio decidendi. फाइन, सब कुछ फिल्टर करके देखा जाता है कि भाई कुछ बचा है, अगर कुछ नहीं बचा है तो ठीक है। Have you understood? फाइन, तो जैसे लोग बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं था लेकिन खाना बहुत खा लिया उन्होंने, फाइन, लेकिन बोलते हैं अच्छा था नहीं खाना, वही वाली हालत है यहाँ पे। पूरा प्रोसेस किया, सब कुछ किया, हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, फिर बोला नहीं मजा नहीं आया हाई कोर्ट में, चलो सुप्रीम कोर्ट। दैट्स स्टिल लॉजिकल, राइट? फाइन। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्ट्रिन्स, बहुत सारे ऐसी, बट कोर्ट्स एज एंड व्हेन, राइट, इज अ प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन है, राइट? जस्ट राइट इट, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। मतलब ये कुछ ऑटोमेटिक है, राइट? ये डोमिनेंटली किया जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन सेज कि भाई स्टेट कैन एक्वायर द लैंड, anyone's land, right, if it is for the purpose of integrity, sovereignty, security of the state. तो वो स्टेट कर सकता है, राइट? ऑब्वियसली इन मेनी सिचुएशंस इट मे नॉट गिव द कॉम्पनसेशन, राइट, बट नॉर्मली वो कॉम्पनसेशन देता है, ऐसा नहीं कि विदाउट कॉम्पनसेशन करेगा, राइट? तो जुडिशरी बोलती है भाई इफ ऑन दिस प्रिंसिपल यू हैव एक्वायर्ड द लैंड, राइट, सो वी डोंट कॉल दिस एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इलीगल, राइट, बट यू आर सपोज्ड टू गिव द डैमेजेस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पावर है ये एक तरह से सोवरेन पावर है, यू अंडरस्टैंड? नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? किसी माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी एक्वायर किया, कुछ किया तो देना पड़ेगा, राइट? ट्राइबल्स की किया तो देना पड़ेगा, राइट? बट ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन एक सोवरेन पावर है। इट डिफाइंस कि स्टेट इज ट्राइंग टू परफॉर्म इट्स सोवरेन फंक्शन, और इस सोवरेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेट जो है, राइट, इज नॉट लायबल फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ फाइन्स, चार्जेस और पनिशमेंट। स्टेट वहां पे पनिशमेंट से थोड़ा ऊपर है, यू अंडरस्टैंड? दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। सो व्हेन द स्टेट इज परफॉर्मिंग सोवरेन फंक्शंस, इट एंजॉयज सोवरेन इम्यूनिटी, इसीलिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट क्या बोलता है कि सी इफ somebody's property is lying vacant, there is no claim, there is no heir to that, then आप क्या करोगे? स्टेट उसको एक्वायर कर लेगा। अगर वो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, राइट, वो प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट या चैरिटी को बिलोंग करती है, तो गवर्नमेंट ट्राई करे कि एज फार एज पॉसिबल द सेम फंक्शंस विल कंटिन्यू। आर यू गेटिंग? द सेम फंक्शंस मोर और लेस विल कंटिन्यू। और ऐसा अगर नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसके लिए एस्टैब्लिश करती है कि भाई फिर से ट्रस्ट बनाओ, चला दो ये सिस्टम। इन केस दैट इज नॉट पॉसिबल, देन द गवर्नमेंट एक्वायर्स। सो ऑटोमेटिकली जब कोई प्रॉपर्टी फैलो है, अनक्लेम्ड है, राइट, कोई सक्सेसर नहीं है, तो स्टेट उसको ले सकता है। दोनों के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है। Yes, definitely he can claim. The person who received the property, right, or whatever the process was followed, right, that should have evidence enough to prove that it was donated, because it could be done by force, it could be done under circumstances. तो क्योंकि जो theory of जो succession of property है, right, वो ये assume करती है कि हाँ भाई जो natural heirs हैं, right, ये without doubt they are one of the owners of the property, without doubt, क्योंकि कोई अगर will नहीं है तो by default they are the owners.
right? इसलिए even if your parents don't give you property, right, they cannot deny you property unless they write a will. So don't tell them कि आपको will बनानी है, right? If you want it to go to you naturally, right, then don't ask them to make a will. But if you are thinking that they may give it to someone else, then you should tell them to make a will in your name, right? But ultimately it depends upon the nature of property. If your father has created the property, then वो कैसी प्रॉपर्टी है भाई? वो क्रिएटेड प्रॉपर्टी है ना. बाकी जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पेटर्नल प्रॉपर्टी, राइट? सो वी फॉलो अ सिस्टम ऑफ कोपार्सनरी राइट्स. क्या होता है बेटा? ज्ञान तो बहुत है तुम्हारे पास. और ये तो तुम्हारे सब्जेक्ट का ज्ञान है. नॉलेज, आईएएस, यूपीएससी, कुछ भी हो, राइट? बच्चों का खेल नहीं है, बट यहाँ सब बच्चे ही खेल रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है. बच्चे तो सब खेल रहे हैं. Right? So one ad I saw, some ad, physics वाला का ad है. Well, somebody is standing there saying and he's showing some scene in background, है कि वर्दी वाला किसी से मार रहा है, किसको मार रहा है, कुछ. आप ऐसा बनना चाहते हैं? यार मैं ऐसा बन के लड़ूंगा क्यों किसी से? हैं? बट आप ऐसा बनना चाहते हो. सी हाउ मिथिकल आइडियाज दे आर क्रिएटिंग. क्या आप यही वर्दी पहन के ऐसी पावर फील करना चाहते हैं? राइट? ऐसी पावर फील सिर्फ कमजोर सिटीजन्स के सामने होती है, राइट? बाकी के सामने तो हो नहीं पाती है. व्हाट टू डू? सी दैट इज दिस मार्केट. सो समबडी से नहीं आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा. 50 रुपए में मैं तुम्हें ब्रह्मा का ज्ञान दूंगा. वंस यू टेक द ब्रह्मा, उसको घर ले जाओ, राइट? फिर सीखो उससे. सी व्हाट आर द नैरेटिव्स? दो ही नैरेटिव्स चल रहे हैं. सिंपल है, मेथड है, प्रोसीजर है, फॉलो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तुमने कर लिया, अच्छा ठीक है. इंडिया बुक रट लिया, फाइन. अच्छा इकोनॉमिक सर्वे भी रट लिया, वेरी गुड. ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बहुत कर लिया. सी दे हैव मेड दी स्टेप्स कि अपनी चेकलिस्ट में सब ये फिल करो. अब ये सोचो कि तुम्हें सबको ले जाओ, अब एग्जाम में जाओ, खुश हो. सी वेयर इज द वर्क ऑन द एबिलिटी? ये तो प्रोसीजर सबने फॉलो किया होगा इंडिया में. वेयर इज द एबिलिटी? फाइन. Do you think the exam of any magnitude, right, is devoid of an individual's ability? Does it not test your own ability? क्या वो आपकी कॉमन सेंस को नहीं टेस्ट करता है, राइट? क्या आपके थिंकिंग क्रिटिकल एबिलिटी को नहीं टेस्ट करता है? सिर्फ आपके कंप्लीशन ऑफ पेजेस को टेस्ट करता है क्या वो? लॉजिकल. फाइन, बड़ा अच्छा है. तो क्या आप बनना चाहते हैं? फाइन. अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम बनाएंगे आपको, राइट? बेवकूफ. सुबह शाम रात दिन 24/7, राइट? कोपार्सनरी राइट्स क्या है? अभी उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, राइट? तो जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी इनहेरिटेंस राइट्स हैं, वो मॉडिफाई हो गए, राइट? अब वहां डायरेक्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट का इंपैक्ट है वो नहीं काम करेगा. सी कोपार्सनरी राइट्स आर क्रिएटेड, राइट, एज पर टेक्निकली द हिंदू मैरिज एक्ट, राइट, या हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट. अंडरस्टैंड? सो इनहेरिटेंस एक्ट जो है उसके थ्रू ये क्रिएट होता है. कोपार्सनर होते क्या है, राइट? बेसिकली 3 generations, 3 linear vertical generations. You understand? 3 linear vertical generations: grandfather, father, son. At any point of time, ये तीनों माने जाते हैं कोपार्सनर, बराबर के अधिकारी. You understand? कोपार्सनर. So automatically at any point of time, as per the traditional Hindu marriage act, obviously, right? Inheritance law, as per that, at any point of time, ये तीनों उस प्रॉपर्टी के 1/3 होल्डर है, राइट? जैसे ही ये गायब हो गए बेचारे, राइट, ये दूसरी दुनिया में चले गए नई प्रॉपर्टी बनाने, फाइन, तो अब जो है इसके जो नीचे पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा. इट्स अ चेन. दे आर कॉल्ड कोपार्सनर एंड वी कॉल दैट एज कोपार्सनरी राइट्स. But this belongs to what? The parental property, you understand? Ancestral property, not to the property he creates. You understand? ये किस प्रॉपर्टी के लिए है? जो एग्जिस्टिंग है. ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट करता है. Intestate, right? He can create his own property. If he creates his own property, now he obviously becomes heir to that property, right?
But if he creates a new property apart from this is existing, then he has the right to make a will, like interstate या intestate, we use the word, ये will बना सकता है और इसको इस प्रॉपर्टी से हटा सकता है. See, UPSC makes you so smart, obviously when you study from smart teachers, right, that you can have lot of practical knowledge in your own life. ऐसा नहीं है, this knowledge gives you lot of practical, opportunities in life. तो ये सब theoretical knowledge नहीं है, right? इसका बहुत सारे aspects में application होता है. If you are using it, right, no exam will make you understand things in such a descriptive manner. It doesn't require you to be. Fine, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 2 दूनी 6, 2 3 6, 2 चौके 8, हो गया खत्म, एग्जाम दे दिया. One day exam, 2020 खेल के आ रहा हूँ, one day है ना, दे के आ रहा हूँ. That is why UPSC. So don't treat UPSC just like कि भाई एक तैयारी किया, टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा. If you use it parallelly, properly, keep giving exams, right? There's an EPF exam coming, give that exam, right? Those who have done law, go for CBI public prosecutor exam is there, right? और भी बहुत सारे exams आते रहते हैं, give them, right? For everything, the knowledge flows from here only, right? So let us say कि बहुत सारी ऐसी properties हैं, अगर कोई नहीं है, तो वो state को चला जाएगा. State उसको पहले notice निकालता है, understand? It's not done that easily, right? एक registrar appoint करता है, right? या फिर एक जिसको executor appoint करता है. अगर वो मर गया, उसकी will है, तो उसके हिसाब से executor create होगा, understand? So this, like you're saying, he can claim, he has a right, right? It is for the person to prove that whether the property was given as a gift or charity or whatever, donation, कैसे दिया गया था, prove करो, right? उसका तो natural right है. So here he becomes more powerful because he has a natural right, right? The one who has received, now he has to prove कि भाई मैंने ये property गलत तरीके से नहीं ली. Right? That is why these cases go for a very long period of time, because gathering evidences, ये सब verbal होते हैं, बहुत सारे emotional decisions होते हैं, right? लोगों को law नहीं पता है. So ultimately when you go to the court tries to undo what all wrongs have been done, right? That is why it takes a lot of time in civil cases, 8 years, 10 years, 15 years, 20 years, right? So ये भी एक doctrine है, right? और ऐसे बहुत सारे doctrines हैं, time to time आते रहते, right? You understood this much? Fine, now. Now one part or certain type of questions come from this part, right? We are basically taking theme wise, क्योंकि theme से questions आते हैं interconnected way में, union executive and legislature, right? Obviously, when you think of union executive, right, you think of prime minister, council of minister, या government, right? तो जब word use करते हैं भाई, state is a broader term. When you use the word executive, part of the state, right? And for simple sense, executive is equal to government. Many questions around this idea, right? First come in the context of parliamentary democracy. कि parliamentary democracy में executive is powerful. सही है, गलत है? Powerful, correct? But if I add another word to that, executive is powerful than legislature. Right? Lekashri, yes, I missed. Doctrine of estoppel क्या है? Sorry, I missed this. Now, what is estoppel? Oh, that's correct. But see, actually, what is this idea? कोई भी law या executive action या public policy, right? If it tends to violate the fundamental right, then what will happen? क्या करेगा court? ठीक है, but वो automatically void होगा या void करना पड़ेगा? होगा. Fine. Let's see what you have any idea of what this is? If you have, tell me. How do we interpret the restriction on fundamental right or making anything which violates fundamental right void? Right? आपका right violate हो रहा है, आप कोर्ट जाओ, right? लेकिन अगर कोई चीज something has been made and it is violating per se, what will happen? Correct. भाई अगर आर्टिकल 13 को देखा जाए, see why you are thinking so much around it, lot of discussion we have done. If you see article 13, right, or let us say 12, so your protection of fundamental right is from both, no? The state as well as the law, right? So if I say that
if the executive does something wrong, if the legislature makes a wrong law, right, and executive wants to apply this law, it applies. लोगों को पता नहीं चला, you can't go back on your words or promise if someone else relied on it. No, see, ये तो general understanding है ना भाई. Right? You see what is estoppel written? Just check, right? You'll understand. Doctrine of estoppel का. Right? See, एक general doctrine है पूजा, right? When we are using it with respect to our perspective or fundamental right? How does it view? How do we interpret it? बताओ, क्या लिखा? Estoppel is an equitable doctrine, a bar that prevents one from asserting a claim or right that contradicts what one has said or done before, or what has been legally established. That's true. See, when you apply this context here, try to understand. And don't be confused. So leave it. Google तो general definition देगा. तो when कोई भी ऐसा इंसान, इसको आप you can understand it from two perspectives. See, आप उसको ऐसे समझो. You have made the law, you have executed the law, implemented the law. When you will find out कि ये law तो unconstitutional है या against fundamental right है, कब पता चलेगा? Violate करेगा. Fine? Violate करेगा. अगर एक ऐसा principle बनाया जाए that all the laws automatically will be tested on that whether it violates or not, if it violates it goes back, खत्म. Violate नहीं करता, चलो आगे चलो. ऐसा हो सकता है? होना तो ऐसे ही चाहिए. That is what the provision of Article 13 says. Any law or executive action that to an extent violates the fundamental right becomes void unto itself. That is what the purpose of fundamental right is. It becomes void unto itself. Right? Correct? ठीक है. Void unto itself. अब ये लॉ तो ऑटोमेटिकली void हो गया. हम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कोर्ट को ये बताने, राइट? Why we are going to the court? करेक्ट, लेकिन वायलेट तो हो चुका है, राइट? सॉरी, ये लॉ तो void हो चुका है. हाँ, but correct, try to understand. It is void to the extent it violates our fundamental right, right? But whether there has been a violation of fundamental right or not, who will prove it? State. Will the state prove us directly? No. State will prove to the court. तो हमने क्या बोला कि भाई हम to an extent the rights which are violated by the laws or the policies, they automatically become void. But this status of being void, right? It has to be proved, or at least it has to be established. Fine? Understanding? ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे rights हैं जो हम आपस में, right, एक दूसरे को शेयर करते हैं, दे सकते हैं, right? या मैं कुछ बोलूं कि ठीक है भाई, स्टेट ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेगा और उसकी वजह से मेरी लाइफ जो है प्रोटेक्ट हो रही थी. स्टेट ने क्या किया? इस प्रोसेस को बंद कर दिया, पीडीएस देना बंद कर दिया, राइट? एक पार्ट है इसका एस्टॉपल का कि भाई जो प्रॉमिस किया तुम्हें, राइट, व्हाटएवर आउटराइटली यू हैव एक्सेप्टेड, राइट, इफ यू गो बैक ऑन दैट एंड दैट समवेयर वायलेट्स द फंडामेंटल राइट. तो पहले तुम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे थे या इनहांस कर रहे थे, अब तुम उसको वापस चलेगा और वो राइट नहीं प्रोटेक्टेड है, देन व्हाट विल हैपन? अब इसको यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे. यहां पे स्टेट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, स्टेट ने वॉलेट नहीं किया ना, स्टेट ने विथड्रॉ किया. अंडरस्टैंड द डिफरेंस? वॉलेशन नहीं, विथड्रॉ हो गया. स्टेट वाज सपोर्टिंग यू, you were enjoying some, your right was enhanced, then the state withdraws it and it says we are not violating anything, we are not just doing what we are doing. हम वॉलेट तो नहीं कर रहे ना भाई, ना हमने लॉ बनाया, ना अथॉरिटी एक्सरसाइज की, ना हमने कुछ किया, हमने तो वॉलेट नहीं किया तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट, right? But your fundamental right, which was magnified by our action, has now diminished. यही तो है. जो कंफर्ट तुम एंजॉय कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो, right? लेकिन हम तुम एक्सप्लॉइट नहीं करते. So see, estoppel is a principle which can be applied against state, right? Many times it can also be applied against individuals. कोई इंडिविजुअल किसी का राइट वॉलेट कर रहा है, स्टेट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, राइट? तो कोर्ट बोलेगा स्टेट तुम इसका प्रोटेक्ट करो, राइट? मीनवाइल उस इंडिविजुअल को क्या कोर्ट बोलेगा कि भाई सी यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस द स्टेट comes and protects this person. So when we say, when is most likely the court willing to use this doctrine? When somebody violates or state violates the fundamental right, state makes a law which violates the fundamental right, right? Or somewhere anybody does something to someone which violates his fundamental right.
तो एस्टॉपल का मतलब यहां पे क्या है कि भाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इंस्टेंटली रोक दिया किसी चीज को, राइट? कॉमा डॉट जो भी लगा के कोर्ट ने क्या बोला कि भाई इसको साइड करो। सी सो ये एक बहुत टिपिकल सिस्टम या प्रिंसिपल है व्हिच सेज कि भाई योर राइट इज प्रोटेक्टेड पर से, बट योर राइट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड थ्रू अ सिस्टम। फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन क्या ये अपने आप प्रोटेक्टेड है? नहीं, ये जुडिशरी के थ्रू प्रोटेक्टेड है, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। एक्चुअली द interpretation is simple, that law which violates the fundamental right is void. Finish. What else do we need? Tell me. और क्या चाहिए भाई? सीधे आर्टिकल 13, 12, राइट? ये सब बोलते हैं कि जो भी लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट वॉइड है, बट ये कौन इंटरप्रेट करेगा कि फंड, दैट इज द प्रॉब्लम। So to what extent the right has been violated, right? Who has violated the right, or a state whether has violated the right or not, and what will be the adequate remedy? इन सबको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, और ये अलग अलग रेमेडीज में यूज होता है। सी बट जनरली इंडिया में कोर्ट्स जो है इसको फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज करते हैं। तो आप ये सिंपली समझो कि ये रिस्ट्रिक्शन है, राइट, ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड इट कैन बी डन ओनली थ्रू अ सिस्टम, because you can say that you are violating my fundamental right, right? So the authority will say, okay, fine, if I am doing so, go to the court. I may agree that I am doing it, but what remedy you have? Go to the court. क्या कर सकते हो आप? यही तो कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते, फाइन? तो ऐसा भी होता है, फाइन? किसी की गलती से किसी का राइट वायलेट हो सकता है, स्टेट की गलती से किसी इंडिविजुअल का डायरेक्ट राइट वायलेट नहीं होगा, इनडायरेक्ट राइट वायलेट हो सकता है। तो ये कोर्ट यूज करती है भाई कहां पे रोकना है, कहां रेस्ट्रिक्ट करना है, कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे डॉट लगाना है, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है, फाइन? नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर इज नोन टू यू, राइट? ये भी तो है किसी का कॉन्सिक्वेंस, तुम चाहो तो अपने राइट्स वेव कर सकते हो, नहीं कर सकते, कोर्ट बोलेगी नहीं कर सकते, खत्म। ये भी एक तरह का स्टॉपल है कि भाई हम यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं दैट यू कैन नॉट वेव योर राइट, फिनिश। हाउ विल यू वेव योर राइट? प्रोसीजर ही नहीं, इफ इट इज अलाउड, राइट? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल जो है इंडिया में जनरली वेवर के लिए किया जाता है, राइट? और भी चीजें उसके लिए यूज होता है, बट इसके लिए ज्यादा यूज होता है कि कोर्ट रिस्ट्रिक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम वेविंग हिज राइट। किसको रिस्ट्रिक्ट करता है ये बताओ? नहीं, स्टेट को। Restriction is on the citizen. Try to understand. But how will a citizen waive his right? जब तक वो स्टेट के साथ म्यूचुअल बार्गेन ना कर ले कि मैं अपना राइट वेव करता हूं तो मेरा राइट ले लो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, राइट? कोर्ट बोलेगा नहीं, तुम मानो या ना मानो, यू अग्री और नॉट, वंस यू हैव स्टार्टेड दिस यू कैन नॉट विथड्रॉ इट, यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे कोर्ट क्या करता है? स्टॉप कर देता है कि यार तुम भाई विथड्रॉ नहीं कर सकते, तुमने शुरू कर दिया केस, यू अंडरस्टैंड? This is the overall actually purpose. So waiver and estoppel, they go hand in hand. So for your simplicity sake, you can simply understand कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या बोलता है कि किसी ने अपने राइट प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट पे गया और फिर वो वापस जाना चाहे कि मैं नहीं लूंगा राइट, गवर्नमेंट उसको, कोर्ट उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सो यू कैन नॉट वेव योर राइट, राइट, either by yourself or by aligning with the state. Many times you'll find कि भाई cases are filed under IPC, CRPC, and then the party says I want to withdraw the case. Many times court allows it, many times it doesn't allow. It says no, now it is no more your individual problem. The girl has been raped, she has been molested, she has been tortured. अभी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, समाज की है। तो अगर तुम चाहो भी तो तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट गर्ल इज नो मोर देयर। उसके राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोर्ट करेगा, तुम थोड़ा ना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। So even if parents agree that we don't want to pursue this case, our daughter has died and we feel bad, court will say no, we don't care. Now it is no more your individual problem. So see, there what they are doing, they are trying to waive their fundamental right. भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ उनका भी तो राइट है, तो वो वेव करना चाहते हैं स्टेट के साथ बार्गेन करके, राइट? जैसे यूएस में प्ली बार्गेनिंग बहुत डोमिनेंट है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बट इतना डोमिनेंट नहीं है, राइट? इन यूएस तभी हम बोलते हैं कि वी कैन, राइट? Did you ever study politics before this? Anyway, I'm just simply asking. You studied? Fine. तो चीजें तो पता होंगी ना, कुछ तो पता होगा नहीं, बट हर बार मुझे लगता है कि मैं कुछ नए बच्चों को पढ़ा, एक बुक में नहीं मिलता है, बहुत सारी मिलता है। हाँ, ये बात भी है। फाइन, बट इट्स ओके। आई एम सेइंग यू हैव स्टडीड ऑन योर ओन, इट्स ओके। ये कैसे पढ़ा था? क ख ग घ च छ इया, अंगा बेटा। इंडिया में जस्टिस वर्मा रिपोर्ट आया,
लॉ कमीशन रिपोर्ट आया, राइट? 2006 में इंडिया में प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस हुआ। व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? नाउ सी दिस इज अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, राइट? ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने बेल पूछा है एग्जाम में, पैरोल पूछा है, फरलो पूछा है ना? पूछा नहीं पूछा? पिछली बारी तो पूछा, राइट? तो वो ये भी पूछ सकते हैं, ये तो फैक्ट है भाई, ये तो बहुत कंटेम्पररी, बहुत कॉन्करेंट, बहुत रेलेवेंट चीज है। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? करेक्ट, तुमने पढ़ा है बहुत, है ना? क्वालिटी। अभी पूजा लेखाश्री बिना गूगल देखे बताओ। See, when you are convicted of, right, or you are guilty of a crime, and there is a person who has been the victim, sufferer, अगर victim ये बोलता है, ये जो convict है, right, या convict ये बोलता है कि I accept being guilty. Generally, you see, what is the first statement the judge asks? Guilty or not? What do you plead? Right? आप क्या plead करते हो भाई? Right? My lord, guilty of filling the UPSC form, right? And changing my life thereafter for next 6 years and then next 10 years. So I want my 16 years to be compensated. Right? How? Through stem cell therapy. You know what is stem cell therapy? Stem cells क्या होते हैं? पेड़ पे नहीं मिलते हैं स्टेम सेल, कहीं पहुंच जाओ ढूंढने हैं पीपल के पेड़ पे, राइट? सो व्हाट डू यू प्लीड? आई प्लीड गिल्टी, राइट? आई मे प्लीड नॉट गिल्टी, राइट? नॉर्मली सब तो नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे, इफेक्टिव ऑब्वियसली जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा गिल्टी प्लीड, हाँ भाई भेज दो जेल, खत्म, केस है कि नहीं? सब कुछ इतना सिंपल हो जाए लाइफ में। सो अनलेस वी ब्लेम अदर्स, माँ बाप, टीचर, दोस्त, सिस्टम, जब तक हम ब्लेम नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। इस तैयारी का क्या मतलब है यार, जब तक किसी को ब्लेम ना किया गया, राइट? So that is a safety valve that we create. So we may plead guilty, not guilty. Once you plead guilty, right? Obviously, law is fair and just to you also. कि भाई you will be given a chance, right? अब आप guilty plead कर लो, तो आपको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई आपने जस्टिस को कंप्लीट होने में अपना कंट्रीब्यूशन किया। बट समटाइम्स मिसयूज भी हो सकता है। somebody may plead guilty on behalf of someone, right? जैसे गाड़ी सिर्फ सलमान खान का ड्राइवर चला रहा था, वो कभी गाड़ी नहीं चला रहा था, right? He was just there for changing the tire of the car, right? तो he never drove the car, right? Right? इतना बड़ा आदमी है बेचारा, 1 करोड़ की गाड़ी, ड्राइवर को तेरा घूम के आओ बेटा, ड्राइव पे जाओ, घूम के आओ रात में, right? So illogical कि somebody may be planted on your behalf also, right? So obviously law tries to find out कि भाई ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। So when you plead guilty, what happens? The victim is informed कि भाई your tormentor or this person perpetrator of the crime is accepting the plea bargain. If you get the plea bargain, if you accept it that you're guilty, you're bargaining for your punishment. Sorry. So you're bargaining for punishment, right? If you are accepting it, then you are also somewhere authorized to get lesser punishment than you should. Court ka time, trial, right? Anything that may not waste the time and resource of the court. तो उसके compensation में आपको क्या होना चाहिए? थोड़ी सी सजा माइल्ड हो जानी चाहिए। So plea bargaining इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड है, यूएस में बहुत डोमिनेंट है, right? They are ready to go for 6 years jail instead of 10 years jail, 5 years jail instead of this. Obviously they will get a lesser sentence if they accept their crime, right? इसको प्ली बार्गेन बोला जाता है। अब ये बताओ कि अगर मैंने प्ली बार्गेन कर लिया और मुझे लेसर क्राइम मिला, तो विक्टिम को जस्टिस तो नहीं मिला ना? फाइन, केस रिजॉल्व हो गया, उसको पनिशमेंट मिल गई, लेकिन इसको जस्टिस नहीं मिला। इसीलिए इंडिया में प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? बट सीरियस क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स कौन होते हैं? सीरियस क्राइम्स होते हैं 5 साल तक जिसको सजा हो सकती है, राइट? हीनियस क्राइम्स 7 साल के ऊपर या 7 इयर्स या अबव जिनको सजा होती है, राइट? वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम करने वालों के साथ कभी प्ली बार्गेन नहीं होता। वी डोंट एक्सेप्ट प्ली बार्गेन इन दोस टाइप ऑफ क्राइम, इवन दो यूएस में प्ली बार्गेन बहुत टाइप ऑफ क्राइम्स में हो सकता है। So what is happening when the plea bargaining is taking place? Basically they are waiving their fundamental right. भाई उनको भी तो राइट है जस्टिस का, होने तो फेयर ट्रायल। उन्होंने वेव कर दिया, बोला कि नहीं ठीक है मैं तो ट्रायल के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं मान लेता हूं,
अंडरस्टैंडिंग? सो इंडिया में ये डॉक्ट्रिन इतना डोमिनेंट नहीं है, सॉरी इंडिया में ये डॉक्ट्रिन वेवर जो है इतना डोमिनेंट नहीं है, ना है टेक्निकली, राइट, एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट, but plea bargaining, yes, to an extent has diluted the doctrine of waiver. For non-serious crimes, non-heinous crimes, for crimes not against women and children, you can go for plea bargaining. ठीक है, पहले एक बार ऐसा हुआ था, एम्स की एक डॉक्टर थी, 2004 या 5 का केस है, राइट, सो वी जस्ट आई थिंक 6 स्टार्टेड, सो इट वाज अ ह्यूज इशू, ऑटो वाले ने उस डॉक्टर का बहुत रेप किया ब्रूटली, राइट, और बहुत सारे लोगों ने, इवन लोअर कोर्ट्स ने रेमेडीज दी कि भाई तुम शादी कर लो। तो पहले ये बहुत नॉर्मल हो गया था कि भाई लोग रेप करते थे और अल्टीमेटली समाज उनको शादी करा देता था कि भाई दैट इज मोर लाइक कॉम्पनसेटरी जस्टिस, बट देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट अंडरमाइंस द राइट्स ऑफ द विक्टिम, राइट, सेकेंडली इट टेक्स अवे द राइट टू फंडामेंटल राइट ऑफ द विक्टिम, राइट, thirdly there is no choice to the victim, right, social taboo already generated है। Are you able to understand this? Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at Prodigy IAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join Prodigy IAS and stay ahead.